तो गाइस आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर अपन को बेसिकली हेल्थ के बारे में पढ़ना है। कॉमन ह्यूमन डिजीज़ जो इंसान के अंदर कॉमनली डिजीज़ पाई जाती हैं, फिर इम्यूनिटी के बारे में, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो ये सभी एक पार्ट हैं इसके और अपन को इन सबको देखना है। तो अपन इसके लाइन टू लाइन रीडिंग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे सभी। ठीक है, क्या है ना, हर चीज़ रटी नहीं जा सकती और हर चीज़ समझी नहीं जा सकती। तो जो समझ सकते हो उसे समझो और जो रट सकते हो उसे रटो, जो समझ नहीं सकते उसे रटो। ठीक है, क्योंकि भाई एट लास्ट नंबर मैटर करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। हेल्थ पहले मतलब बहुत पहले के टाइम से क्या कैसे कंसिडर करी जाती है? एक स्टेट किसकी? बॉडी की और माइंड की, जो कि बैलेंस करी जाती है किससे? कुछ सर्टेन ह्यूमर से। जैसे कि भाई ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड्स। ठीक है, तो वो फ्लूइड्स जो थे, जो होते थे, वो चार होते थे। मतलब सर्टेन ह्यूमर थे। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो चार ह्यूमर थे वो थे, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, पहला था ब्लैक बाइल, ब्लैक, जी हाँ, ब्लैक बाइल। सेकंड वन वॉज येलो बाइल। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या अजीब सा बता रहे हो, आपको पता है बाइल मत जो लीवर से सिक्रेट होता है, बाइल जूस। ओके, अब ब्लैक बाइल, येलो बाइल, है ना। ओके, थर्ड वन वॉज सेंग्वीन, सेंज्वीन। एंड आप इन सबको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, लिख ही लेना यार, है ना। और फोर्थ वन वॉज फ्लेजम, फ्लेजम। ठीक है, फ्लेज्म। और सोचेंगे भाई ये फ्लेज्म क्या है, तो ये होता है अपना कफ। जैसे खांसी आती है कफ आता है ना वो, या फिर इसे बोल लो म्यूकस। ठीक है गाइस, ओके। हाँ, अब अपन बचे हुए दो और थे, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। उनके नाम मैं बता देता हूँ। ब्लैक बाइल को बोलते हैं मिलेनकोल, मिलेनकोल। और येलो बाइल को बोलते हैं कोल। ठीक है, येलो बाइल तो आपको पता ही होगा, ब्लैक बाइल अपने स्प्लीन से और किडनी से सिक्रीट किया हुआ एक फ्लूइड ह्यूमर माना जाता है, जो कि बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जिन पर्सन्स के अंदर ब्लैक बाइल इंक्रीज, देखिए आगे लिखा हुआ है इस लाइन में, this is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurvedic system of medicine asserted. It was thought that the person with ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी। मतलब जिनका ब्लैक बाइल का प्रोडक्शन जिनकी बॉडी के अंदर हाई होता है, वो उनकी हॉट पर्सनैलिटी होती है। साथ साथ में वो हमेशा फीवर से सफ़र करेंगे एंड वुड हैव फीवर। बट ये सब कुछ गलत था। आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। बस ये एक सोच के नज़रिए से था भाई, जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था। अब पहले के टाइम में कुछ इतना हाईटेक था नहीं। ठीक है, ओके। तो इस बहम को, ये जो मिथ था, इसको पहली बार विलियम हार्वे ने, कौन? विलियम हार्वे। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। इम्पोर्टेंट है गाइस, इम्पोर्टेंट, देखिएगा गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन देख रहे थे कि भाई ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी? विलियम हार्वे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखना, लिख लेना इसको, तो अलग से लिख लो। मैं तो कहूँगा बल्कि अलग से लिख लो तुम यार इसको कहीं पे, है ना। और इन्हें फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को अपन एंजियोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने पहली बार क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डिस्कवर करा था और डिस्प्रूव कर दिया था कंसेप्ट ऑफ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। ठीक है, ओके। और इन्होंने ऐसा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि एक पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल की प्रोडक्शन इंक्रीज्ड है, उसका भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, ओके। अब अपने इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम इसमें नहीं दे रखा शायद, जी हाँ बिल्कुल इसमें नहीं दे रखा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। ओके, अभी अपन देखते हैं। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हेल्थ 3 बॉडी ह्यूमर से मेंटेन की जाती है, 3 बॉडी सब्सटेंस से मेंटेन की जाती है। ओके, फर्स्ट वन इज
कफ, दैट वॉज फ्लैजम। ठीक है, अभी से याद करने लग जाओ, मैं तो बोलता हूँ अभी से, साथ साथ 12th के साथ सिलेक्शन भी हो जाएगा। वात मतलब एयर, एंड द थर्ड वन इज पित्त, माइन मीन्स बाइल, और कोल। और कोल किसे बोला था भाई अपन ने, याद करो याद करो, मिलन कोल और कोल आए थे। कोल अपन ने बोला था किसको, येलो बाइल को, ओके। और ब्लैक बाइल क्या था, मिलन कोल। तो चलो यार गाइस, अभी अपन आगे देखते हैं, अपन ने ये सब तो देख लिया है ना। अभी अपन आगे अब देखते हैं कि भाई बॉडी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। उससे पहले अपन कुछ नहीं देखेंगे, बस एक ये लाइन पढ़ेंगे। यहाँ तक तो अपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। In later years, biologists stated that the mind influences through neural system, endocrine system and our immune system. Mind जो है वो influence होता है 3 सिस्टम से, endocrine system, immune system and the neural system. और immune system हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। तो माइंड और मेंटल स्टेट इफ़ेक्ट कर सकती हैं आपकी हेल्थ को, क्योंकि अगर जब आप डिप्रेस्ड होगे तो आपके अंदर से एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। एड्रेनलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो न्यूरल सिस्टम में चेंजेस आएंगे, जिससे कि भाई इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाएगा और आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगी। इसलिए आप जब भी देखना, जब आप बहुत खुश रहते हो तो आपके अंदर गुड फैक्टर्स का रिलीज़ होता है, मतलब एक, तो आप एनर्जेटिक पावरफुल महसूस करते हो। और जब भी आप दुखी रहते हो कि यार का तो टेस्ट है, कुछ तैयार नहीं करा, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, है ना। आप अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करते हो, फैटीगनेस आ जाती है आप में, तो वो सब इसी का कारण है ना। सो ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर 3 होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड आवर लाइफ स्टाइल्स, ओके। इन तीनों को अपन देखते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर तो भाई ये हो गया पहले से ही किसी बच्चे में डेफिशिएंसी है, उसके अंदर कंजेनाइटल डिजीज़ है, मतलब या तो इनबॉर्न है, मतलब पैदा होने के साथ साथ ही आई थी, है ना वो, या फिर मदर से ट्रांसफ़र हो गई, तो भाई वो तो इनबॉर्न डिजीज़ है ना, वो तो हुई कंजेनाइटल डिसीज़। लेकिन ये है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है जीन्स के अंदर गड़बड़ी आ जाना, ठीक है। जैसे भाई कोई जीन एब्सेंट हो गया, कोई मान लो 46 क्रोमोसोम आने थे और आई 46 क्रोमोसोम नहीं आ पाए, तो हो गई ना गड़बड़ी, हो गया उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे को अपन मतलब ऑटिज्म टाइप के बच्चे होते हैं वो, है ना, ठीक है, उनके अंदर। एंड द सेकेंड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है अटैक ऑफ पैथोजन और द एंटीजन इन या फिर ऑन द बॉडी। अब आपको एंटीजन कौन होते हैं और पैथोजन कौन होते हैं। पैथोजन तो भाई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन एंटीजन कौन होता है भाई, एंटीजन भी वही होता है। फिर इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, सिंपल सी बेसिकली लाइन से याद करो, ऑल द पैथोजन्स आर एंटीजन्स बट ऑल द एंटीजन्स आर नॉट पैथोजन्स, क्योंकि एंटीजन नॉन लिविंग भी होता है, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ साथ उसका कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है। अब जैसे स्नेक का जो वेनम होता है वो क्या है, स्नेक का वेनम मतलब पॉइजन, स्नेक का डस लेता है सांप तो जहर फैल जाता है ना, वो तो वो एक एंटीजन है, ठीक है, ओके। चलिए आगे अपने पढ़ा लाइफस्टाइल। अब अपनी लाइफस्टाइल तो बेसिकली है करती है, आपको पता है, ज़्यादा खाओगे पियोगे ऐसे पड़े रहोगे गधों की तरह, पढ़ो लिखोगे नहीं, तो सीधी बात है आपकी लाइफस्टाइल तो काफ़ी इफेक्टेड हो जाएगी, आप गरीब हो जाओगे आगे जाके। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। फूड से वाटर से हम कौन सा लेते हैं भाई, तो कोई विला में रहता है, मेंशन में रहता है, तो ये बेसिकली बात है, जो विला मेंशन में रहेगा तो वो कचरे का पानी तो पिएगा नहीं, वो अच्छा पानी पिएगा, आर का फिल्टर्ड पानी पिएगा, मिनरल रिच पानी पिएगा, तो वही उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है। और वहीं पे बेचारा कोई झुग्गी झोपड़ी का बच्चा है, उसको फिल्टर का पानी तो क्या पानी मिल नसीब हो जाए वही बड़ी बात है, कैसा ही पानी हो उस बेचारे को तो पीना पड़ेगा फॉर इट सर्वाइवल, है ना। चलिए, अब जो टर्म हेल्थ है वो हर किसी के द्वारा यूज़ की जाती है, हम इसको डिफाइन कैसे करें। तो हेल्थ डजेंट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब
डिजीज़ नहीं है, बीमारियां नहीं है, फिर फिजिकल फिटनेस से नहीं होता। अब ये है डेफिनेशन हेल्थ की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट। अब चलिए ये देखिए फ़ायदा क्या होगा अच्छी हेल्थ का, चलो सब ये सब तो देख लिया। अब भाई जब लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तन मन और धन तीनों चीज़ों से, तो वो एफिशिएंट होंगे, मतलब उन वर्क करने के लिए पोटेंशियल होगा उनमें, जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, जो कि इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, और जिससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी इस कंट्री में एटलीस्ट। ओके, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। जल्दी से जैसे छोटे बच्चे, कुपोषित से बच्चे मर जाते हैं वो कम कर देगा, मैटरनल मोर्टेलिटी को ख़त्म कर देगी। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो मदर क्यों नहीं मरेगी, मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं की रेट डिक्रीज हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस पूरे पैराग्राफ को तो मैं आपको एक सिंपल एक वैसे बता देता हूँ। यूजफुल फैक्टर क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि व्हाट आर द यूजफुल फैक्टर्स टू अचीव द गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए पहला फैक्टर है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, एक्टिव डेली रूटीन होना चाहिए, योगा को निरंतर करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बोर्ड में, लिखवा के ले लो मेरे से। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, वेक्टर होते हैं वो जो कि ऑर्गेनिज्म विच कैरी द पैथोजन टू आवर बॉडी थ्रू फूड और वाटर। ओके, वो हो गए वेक्टर। तो मच्छर हो गया यार, मच्छर के ऊपर टाइफाइड का चला जाता है, बेसिलस। क्या होता है टाइफाइड का? बेसिलस होता है। बताओ क्या होता है? चलो नहीं पता, मैं बताता हूँ। जन होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी, जिससे कि मॉस्किटो कैरी करके ले जाता है। ठीक है, तो अब हो गया ना वेक्टर उसके ऊपर। वेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। बायोलॉजिकल वेक्टर तो वो वेक्टर होते हैं जो अपने अंदर ले जाते हैं। अब जैसे बायोलॉजिकल वेक्टर ह्यूमन है, मलेरिया के केस में मॉस्किटो है, मलेरिया, डेंगू, इन सब केसेस में। ठीक है, पढ़ो, समझो चीज़ों को, रटो मत, है ना। हाइजीन होना चाहिए, पब्लिक हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, है ना। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बता देता हूँ आपको, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक होती हैं, वो समझनी चाहिए यार, हर पेपर में आती हैं। मतलब जीके का बेसिक क्वेश्चन है, जीके का, है ना। समझो, देखो पैथोलॉजी क्या होती है। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिजीज़ के अलग अलग एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं पैथोलॉजी। और वहीं पे उन डिजीज़ की मेडिसिन की अगर अपन स्टडी करते हैं, मेडिसिन के डिफरेंट एस्पेक्ट की, तो वो होता है फार्माकोलॉजी। ठीक है, और अगर अपन उस डिजीज़ कोज करने वाले पैथोजन की स्टडी करते हैं, ओके, तो उसे कहते हैं ईटियोलॉजी, ETIOLOGY। ठीक है, अब अपन आते हैं पैथोजन के ऊपर। पैथोजन में देखो पैथोस एंड जेन। तो पैथोस का मतलब होता है डिजीज एंड जेन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो मतलब डिजीज को प्रोड्यूस करने वाले पैथोजन्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कौन कौन हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकते हैं, हेलमिंथ हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, आर्थ्रोपोड हो सकते हैं। ओके, बेसिकली कम से कम इतने तो हो ही सकते हैं ना, और भी बहुत होते हैं। ठीक है, नाउ एंटीजन। एंटीजन की कम भारी है। अब एंटीजन को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, आप सुनना बात को ध्यान से और लिख भी लेना बेसिक से, मतलब स्पीड कम करके या फास्ट करके, जैसे भी आपको सुटेबल हो। प्लेबैक स्पीड को आप सुटेबल कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। द पैथोजन और इट्स टॉक्सिक सब्सटेंस और एनी अदर सब्सटेंस विच कैन स्टिमुलेट टू आवर इम्यून सिस्टम फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज नोन एज एंटीजन। अब डेफिनेशन तो बोल दी, लिख लेना। ठीक है, हाँ, अब मैं बताता हूँ एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीजन या तो पैथोजन होगा, या फिर उसका कोई सब्सटेंस को, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, फिर उसका कोई भी सब्सटेंस होगा जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, जगा दे कि भाई कोई आया है बीमारी करने शरीर में, इसको मारो, फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा। तो जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई भी पैथोजन चला है जिससे कि अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे उसके अगेंस्ट, अपनी डिफेंस में, तो उसे कहते हैं अपन एंटीजन। एंटीजन जो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत होते हैं यार। ठीक है, अब डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ओके ओके, चलो पहले थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा लेते हैं अपन साथ ही में। When the functioning of more than one organ or system is adversely affected,
कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी। हम हेल्दी कब नहीं कहेंगे? जब एक से ज़्यादा ऑर्गन में गड़बड़ी आने लग जाएगी, बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे और बहुत सारे साइन और सिम्टम आने लग जाएंगे, है ना, तो वो होगा कि भाई सिम्टम होगा कि भाई हम हेल्दी नहीं हैं, कि हमारे अंदर कोई डिजीज़ है। अब डिजीज़ होती क्या है पहले ये तो देखो। डिजीज़ के अंदर DIS, डिस का मतलब होता है बैड, ईज का मतलब होता है कंफर्ट। बैड कंफर्ट, जब हमारी बॉडी गुड कंफर्ट से बैड कंफर्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं डिजीज़। अ डिसकंफर्टेबल कंडीशन ड्यू टू एनी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ अ बॉडी ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, अ डिसकंफर्टेबल कंडीशन ड्यू टू एनी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। फिजिकल मतलब बाहर से, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर से इम्पेयरमेंट ऑफ अ बॉडी ऑर्गन और टिश्यू इज नोन एज डिजीज। अगर ये वाली डेफिनेशन समझनी है तो एक और डेफिनेशन लो। एनी डिसकंफर्टेबल कंडीशन ड्यू टू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्गन और टिश्यू इज नोन एज डिजीज। और अगर इन दोनों डेफिनेशन से भी डिजीज़ का मतलब समझ नहीं आया तो फिर भाई मैं नहीं समझा सकता, तो मैं देखो साफ साफ बोलता हूँ। ठीक है, चलिए। अब डिजीज़ इसमें बोला है कि दो ब्रॉडली ग्रुप करी जाती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में। इन्फेक्शियस जो फैलती है, नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं फैलती। अरे वाह वाह, इतने सेंस थोड़ी हो, कह दूंगा। हाँ, चलिए पढ़ते पूरा। डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। जो आसानी से ट्रांसफर हो जाए वो होती है इन्फेक्शियस। और जो थोड़ी बहुत कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज कॉमन होती हैं और हर कोई इनसे सफ़र कर सकता है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं लाइक एड्स, जो कि फैटल होती हैं, रेबीज़ अगर वैक्सीन नहीं लगे तो। ठीक है, तो ये डिजीज़ होती है ना, ये नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। कैंसर जो होता है वो मेजर कोज है डेथ का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करा लो, सीधा क्वेश्चन आएगा सीधा। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैंसर इज द मेजर कोज ऑफ डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, कैंसर जो है वो मेजर कोज होता है डेथ का, किसके बीच में? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बीच में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज जो आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सके, जो कॉमन नहीं होता। कैंसर कॉमन नहीं होता, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में मेजर कोज है डेथ का। ठीक है, ड्रग और अल्कोहल का जो एब्यूज़ होता है, मतलब एब्यूज़ मतलब ले तो सकते हो, पर अगर तुम उसे एडवर्सली तरीके से ले रहे हो, गलत तरीके से ले रहे हो, तो हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है। ठीक है, हाँ चलो अब मैं आपको थोड़े बहुत और बताता हूँ इसके बारे में। समझ सुन लो, लिख लो खुद। मैं नहीं लिखने वाला इस पर, डिजिटल बोर्ड पे मुझसे नहीं लिखा जाता इस पर, ये वर्क नहीं करता, इसमें गड़बड़ी आती है। मैं ट्राई करूँगा लिखने की, वैसे मैं सीख रहा हूँ, इसकी कोई बात नहीं है ना। तो जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं अपन डिजीज़ का। तो डिजीज़ को कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, इन दो के अंदर कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज़ तो वो डिजीज़ होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर बर्थ। डिजीज़ विच आर कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर बर्थ, दैट इज़ मतलब जो डिजीज़ जो कि प्रेजेंट है बॉडी के अंदर जन्म से ही। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, ट्रांसप्लेसेंटल डिजीज़ हो गई, ये कैसी डिजीज़ है? कंजेनाइटल डिजीज़। अब जेनेटिक डिसऑर्डर का एक एग्जांपल दे दो भैया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आगे पढ़ोगे नहीं तो पहले पढ़ चुके हो, पढ़ रखा। मैं तो कहता हूँ मैं 11th में पढ़ लिया होगा डाउन सिंड्रोम, मैं तो पढ़ लिया था। ठीक है, और दूसरा ट्रांसप्लेसेंटल डिजीज़, जो कि occurrence of phocomelia or amelia like disorders due to effect of thalidomide drug, इसका एग्जांपल हो गया ट्रांसप्लेसेंटल डिजीज। आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था, याद आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं आपको अगले अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा पक्का। भाई मुझे भी तो वीडियो दिखानी है ना, तो अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको। ट्रांसप्लेसेंटल डिजीज़ फोकोमीलिया और एमेलिया होती थी थैलिडोमाइड ड्रग के कंजम्पशन से, जिसको बैन कर दिया गया था बाद में, जिससे कि भाई समझ रहे हो ना, ये कि नीडल इंजेक्ट की जाती थी, नीडल इंजेक्ट करके उसमें से सेल्स लिए जाते थे। अब पूरी प्रोसेस बता दूंगा अगले पार्ट में, देखना अगला पार्ट। ठीक है, डालेंगे, जल्दी ही डालेंगे। एक्वायर्ड डिजीज़, डिजीज़ जो कि बर्थ के बाद मिलती हैं। अब वो दो तरीके की होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस का आप पूरा देख चुके हो, फिर भी मैं इन्फेक्शियस में एक कैटेगरी और होती है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ तो वो होती हैं जो कि जनरल कॉन्टैक्ट से फैल जाते हैं। नॉन कंटेजियस वो होती हैं जो कि जनरल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती, जैसे वो फैलती हैं स्नीज स्नीज ड्रॉपलेट से, यूटेंसिल से, ये हो गई। और जो अपनी ये हो गई जनरल कॉन्टैक्ट से, वो खांसने से
फैल जाती हैं ना, ठीक है, मतलब वेरी कॉमन, जो कि एयर में होता है। जैसे निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है, क्या नाम होता है उसका? तुम्हें तो कैसे पता होगा, तुमने कभी चैप्टर स्टार्ट ही कराया। फिर हो सकता है अगर तुम नीट मतलब सॉरी रिवीजन करने आए तो तुम्हें पता हो, फिर मैं बता देता हूँ तुम्हें। निमोनिया को तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, वो एयर में मिलता है। क्या बच लो, कितना बच्चों की निमोनिया है, और बहुत बीमारियाँ होती हैं भाई। राइनो वायरस होता है, किसका? खांसी जुकाम का, कॉमन कोल्ड का, वो होता है हवा में, बहुत होते हैं। ये तो कोरोना ने बचा लिया, वरना पता नहीं भगवान बचा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे से तो कुछ नहीं होता है ना। चलो एक डिजीज़ के बारे में एक थोड़ा और बताता हूँ। डिजीज़ 3 तरीके की और होती हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। एंडेमिक तो वो डिजीज़ होती है जो एक लिमिटेड एरिया में होती है। अब लिमिटेड एरिया में भैया जैसे तुम कहोगे, सिंपल गोइटर देता हूँ मैं इसका एग्जांपल। सिंपल जैसे हिली एरियाज़ पे जो लोग रहते हैं ना, तो हिली एरियाज़ के अंदर जो वाटर होता है ना, उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो आयोडीन की कमी हो गई तो फिर वही उनके क्या हो जाएगा, गोइटर। तो सिंपल गोइटर उनमें कॉमन है, एंडेमिक डिजीज है, लिमिटेड एरिया के अंदर है, हिली रीजन्स में। वहीं पे एपिडेमिक डिजीज जो कि बहुत जल्दी फैलती है बहुत बड़े एरिया में, जैसे प्लेग हो गया, मीजल हो गया। प्लेग कौन कोज करता था, याद करो यार, जो जो पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर को उनसे कह रहा हूँ मैं, याद करो। प्लेग किसके द्वारा खोज किया जाता था? पास्चुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया अरसीनिया पेस्टिस, ठीक है। प्लेग को अपन ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ये नॉर्मली रैट्स में होती थी, लेकिन ये एक दिन गलती से रैट ने एक्सीडेंटली एक ह्यूमन को बाइट कर लिया, जिससे इन्फेक्शन फैल गया अरसीनिया पेस्टिस या फिर पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया का, और गड़बड़ हो गई भाई उसके बाद तो, ठीक है। हाँ, और आपको पता है एक बात, अगर 12 से 14% वाटर हमारी बॉडी से निकाल लिया जाए तो हम वैसे ही मर जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर 75% वाटर होता है, ये तो सबको पता होता है। लेकिन अगर 12 से 14% वाटर अगर निकाल लिया जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। ये आपको पता नहीं होगा, अब पता लग गया, बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए अब कॉमन डिजीज ह्यूमन के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन की जो अंदर पहली डिजीज वाइड रेंज होती है, मैंने आपको बता दिया वाइड रेंज से सबके बारे में, कौन कौन कोज करता है ना। पैथोजन क्या होते हैं ये मैंने बता दिया। ऑल पैरासाइट आर देयर पैथोजन्स एज दे कॉज हार्म, ठीक है। तो सारे पैरासाइट क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे ऑल एंटीजन्स आर पैथोजन्स बट ऑल पैथोजन्स आर नॉट एंटीजन्स। सही बोला क्या मैं? हैं, सारे पैथोजन एंटीजन होते हैं लेकिन सारे एंटीजन पैथोजन नहीं होते, ये सही है। पहले बोला वो गलत है, मतलब जो अभी पहले बोला वो गलत है। वो पहले बोला तो स्टार्टिंग में वो तो सही था। तो फाइनल एंड द लास्ट सही करेक्टेड सब सही एकदम ये है, all the antigens are not pathogens but all the pathogens are antigens। लिख लो, all the parasites are pathogens but all the pathogens are parasite, I don't know, as they cause harm to the host, ठीक है। पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है बहुत सारे तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पैथोजन को अडेप्ट करना पड़ता है। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइव विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, ये सही बात है भाई, इसको भी देख लेना थोड़ा। पैथोजेनेसिस, पैथोजेंस एंटर द गट, ओके, सर्वाइविंग इन माउथ, हाँ तो माउथ में वो लो पीएच पे सर्वाइव करता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से रेजिस्टेंस भी बना लेता है। बिल्कुल सही बात है। आधा घंटा हो होने वाला है अपन को, चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना पहली बीमारी, जिसका नाम है टाइफाइड। मेरे तो हुई थी भाई, तुम्हारे पता नहीं हुई है ना, ये बहुत बुरी होती है, उल्टी दस सब लगा देती है। मेरे को तो एक बाबा ने ठीक कर दिया था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मजाक था, है ना। दवाइयाँ लो ठीक हो गए। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ की पहली डिजीज टाइफाइड। टाइफाइड जो होती है वो कौन कोज करता है, साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। अब भाई सीधी बात है यार, जब बैक्टीरिया है वो बीमारी कोज कर रहा है तो पैथोजन तो होगा ही ना। अब बैक्टीरिया तो पैथोजेनिक बैक्टीरियम, ठीक है। हाँ, टाइफाइड फीवर होता है। और टाइफाइड को सोचते तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, टाइफाइड को सोचते तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? जब बीमारियों का आता है ना, तो भाई इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या रहता है ये। हाँ चलो पहले पढ़ ही लेते हैं। दीज पैथोजेंस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर। हाँ तो फूड से खाने से आते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर से आ जाता है, ठीक है। तो ये एयरबोर्न तो नहीं है, इसका मतलब एयरबोर्न तो
नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, सीवियर हेडेक होता है, हाई फीवर रहता है हमेशा, भूख मर जाती है, लैक ऑफ हंगर। लैक ऑफ हंगर को अपन क्या बोलते हैं, समझ लेना। एनोरेक्सिया मेडिकल टर्म है, बहुत कम आएगी। एनोरेक्सिया, ANOREXIA, एनोरेक्सिया मतलब लैक ऑफ हंगर। नोजिया, वोमिटिंग होती है, स्टमक पेन होता है, तो तुम्हारे दिमाग में ये आनी चाहिए सिर्फ टाइफाइड। नोजिया मतलब नाक बह रही है, उल्टी का जैसे जी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, शरीर में कमजोरी है, भूख नहीं लग रही, सिर दर्द हो रहा है, फिर बुखार हो रहा है 39-40 डिग्री तक का बीच में, है ना। डिजीज का नाम सुनते तो सिम्टम आने चाहिए, डिजीज समझ जाओगे तुम। जैसे डेंगू है, डेंगू का नाम सुनते चिकनगुनिया, चिकनगुनिया ऐसा फैला था, उसका नाम सुनते हुए पैरों में अपने आप ही दर्द होने लग जाता है। चलो पढ़ते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि क्या है ना, आगे अपन डिजीज़ पढ़ेंगे जिसमें कीड़े आ जाते हैं पेट में, तो कीड़े पेट में हो गए तो उससे भी हो सकता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। लेकिन यहाँ पे टाइफाइड बैक्टीरिया कौन है, साल्मोनेला टाइफी, ये कोर्स करता है। गाइस पूरे जोश के साथ पढ़ लेते हैं, पूरे जोश के साथ। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवियर केसेस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। टाइफाइड कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट बोलते हैं इसे, वाइडल नहीं, विडाल, वी डाल, ठीक है, विडाल टेस्ट, ओके, नॉट वाइडल टेस्ट, इट्स विडाल टेस्ट। क्लासिकल case of medicine, that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a okay blah 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 टाइफाइड कैरियर थी, जो कि कंटिन्यू करी स्प्रेड टाइफाइड सेवरल ईयर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब इसकी इतनी कहानी तो बता दी, लेकिन इसकी पूरी कहानी तो बताओ। टाइफाइड मैरी जिसका निकनेम था, वो मैरी मेलन का निकनेम था टाइफाइड मैरी, जो कि कुक थी प्रोफेशन से, और वो लंदन में थी, है ना। ये रिसर्च है, प्रूव्ड बातें बता रहा हूँ तुम्हें पूरी, ठीक है। देख लेना, वरना अपने सर हैं अकेडमी वाले, और भी काफ़ी हैं, मैं पढ़ता था जिनसे पहले, ओके, और मेरे थे टीचर्स। तो फोकस करो, वापस बैक टू द पॉइंट। वो कुक थी प्रोफेशन से, और वो टाइफाइड को कैरी करती थी, है ना। अब क्या था कि उनके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं आते थे, वो एसिम्टोमेटिक था उनके अंदर टाइफाइड। जैसे भाई टाइफाइड उनका कोई दोस्त बन गया और कहा भाई तेरी मेरी जोड़ी पक्की, तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है ना, ठीक है। तो वो मैरी मेलन नाम के अंदर, मैरी मेलन लेडी के अंदर वायरस रहने लग गया। भाई टाइफाइड का वायरस कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी, वो रहता कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसने कहा तू मेरे थोड़ा थोड़ा खाना देती रहना, मैं खाता रहूँगा, तेरे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। उसने ठीक है भाई, ऐसा हुआ नहीं था, मतलब बता रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, ठीक है। तो वो एसिम्टोमेटिक, उसे पता ही नहीं। तो वो क्या करती थी भाई, जैसे कभी गलती से स्टूल फीकल मैटर को इजेक्ट करने के बाद, कभी गलती से मान लीजिए हाथ में थोड़ा नहीं धुले ढंग से, तो वो खाना तो बनाती थी, कुक थी, तो लग जाते थे, बैक्टीरिया आ जाते थे। तो जिससे कि क्या होता था, उस खाने के अंदर बैक्टीरिया रहते थे टाइफाइड के, जैसे टाइफाइड हो जाता था लोगों को में, कंटामिनेटेड फूड से तो फैलता ही है, बस लो हो गया काम, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, हो गया, टाइफाइड फैलाती थी। तो एक बार इनको पकड़ा गया, फिर बाद में इनको बोला गया कि आप भाई आप खाना मत बनाइए, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जो कि भाई काफ़ी लोगों में हो, जैसे भाई मतलब खाना बनाना हो गया, शॉप कीपिंग का काम हो गया, जिसमें काफ़ी लोगों के आप कांटेक्ट में आए, है ना। अब यहाँ भैया तुम कहोगे यार भैया भैया इसमें तो कांटेक्ट में ही नहीं आते, कुक थी ना वो, तो खाना तो सबके कांटेक्ट में आता है ना। तुम प्राण मत पीने लगो यार, ऐसे पीछे मत पड़ो, है ना, ठीक है, समझ लो, बस बैठे बैठे चुपचाप, है ना। मैं भी बहुत थक रहा हूँ आज, देखो आधा घंटा हो गया पूरा, जल्दी करना है अपन को, जल्दी जल्दी से बनाएंगे, देर नहीं लगानी, क्या है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ एवरीथिंग, है ना। तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, चलिए वो हो गया अपना, ये तो ख़त्म, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है, बहुत छोटा सा था। पर वही, इससे सोचो फिर ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका, ट्रीटमेंट तो नहीं बताया इसने, लेकिन मैं बता देता हूँ। टाइफाइड को प्रॉपर एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड
एंटीपायरेटिक मेडिसिन ये दी जाती हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। ओके चलिए, हाँ एक बात और बता दूँ यार, एक इम्पोर्टेंट विडाल टेस्ट होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है। अब भाई देखोगे ये कैसा टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, कैसा मतलब सलाइवा वाला टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। टेस्ट नहीं, टेस्ट टेस्ट एग्ज़ाम वाला टेस्ट नहीं, बैक्टीरिया बीमारी पहचानने वाला टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट ये एक ब्लड टेस्ट है, ये एक ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं मिलेगा। अब खुद सोचो क्यों मिलेगा, वो तो इंटेस्टाइन में रहता है, क्यों मिलेगा भाई, वो एक वाटर बोर्न है वो तो, है ना, इंटेस्टाइन में पड़ा है। लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो फॉर्म कर देता है ना इम्यून सिस्टम। तो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज़ की पहचान की जाती है विडाल टेस्ट के अंदर, जो कि ब्लड टेस्ट है। मतलब खून ले लिया तुम्हारा, खून दो हमें, लाओ हमारा खून दो। अरे सर क्या लोगे, लो सर टाइफाइड का टेस्ट कराना है, ये लो। सीरीज डाली, खून लिया, खून लेके फिर लेके गए अपने माइक्रोस्कोप से देखा, इसके लिए बहुत सारे रुपए ले लिए। हमें तो भाई हो गया हमारा तो काम। अपन बोल के गए थे मम्मी आके टॉय लूँगा हॉस्पिटल से। मम्मी ने कहा बेटा टॉय ले लो, पैसे नहीं छोड़े हॉस्पिटल वालों ने। चलो कोई नहीं, उस बात की बात है, मेरे साथ तो हुआ था। टाइफाइड टेस्ट कराने के पैसे ही नहीं बचे, सारे पैसे खत्म हो गए। मैं तो अकेला गया था, मैं सोचा थोड़ा तीजा में चला जाऊँगा, कोल्ड कॉफ़ी पी आऊँगा, आराम से मौज कर लूँगा थोड़ा, सारे पैसे चले गए टेस्ट में। मुझे क्या पता था, मम्मी को पता था कि भाई टेस्ट कराना है टाइफाइड का, मतलब एक कॉमन रेंज सारे बीमारियों का, तो उसमें कितने पैसे लगे मुझे पता नहीं था, मम्मी को पता था भाई इतने रुपए का होता है, 4,000 का है, पता नहीं किसी का कितने का था। चलो छोटे छोटे कहाँ पहुँच गए यार अपन। अब चलो सॉरी, किसी को बुरा लगा हो तो, किसी का टाइम वेस्ट करा हो तो, क्यों टाइम इज प्रीशियस। चलिए अब अपन सेकंड डिजीज है निमोनिया। निमोनिया कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस निमोनिया, फिर डिप्लोकोकस निमोनिया भी करता है गाइस, डिप्लोकोकस निमोनिया भी, हाँ वो दे नहीं रखा लेकिन वो भी करता है। निमोनिया जो होता है वो एक कैसी डिजीज़ है, एयरबोर्न डिजीज़ है, फैलती कैसे, ड्रॉपलेट मेथड से या फिर यूटेंसिल से इन्फेक्टेड, ओके। ऐसे सिम्टम क्या होते हैं, फीवर, चिल, इंक्रीज्ड बीपी, एसफाइसिया। अब ओके एसफाइसिया क्या है, एसफाइसिया क्या है सोचो, मैं बताता हूँ। होता है एक एक्सट्रीम कंडीशन, डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में हो जाती है। ऐसे टाइम में जब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज अमाउंट में हो जाती है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है अगर ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में तो वो हीमोग्लोबिन को तोड़ देती है, उसके साथ सेवरल कॉम्प्लेक्स बना लेती है। चलो इन सबको बातों को छोड़िए, इसका रीज़न और देख लेते हैं। मैं आपको ये और बता दूँ कि आज अपन क्या क्या कर लेंगे, आज अपन सारी डिजीज़ तक कर लेंगे। आज अपन है ना यहाँ तक इम्यूनिटी 150 पेज तक सारा समटा देंगे अभी। चलो गाइज बस अपने कमेंट्स में बता देना थोड़ा कैसा पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक ठाक, मुझे उम्मीद है मैं सही पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है 30 सेकंड तो ले सकता हूँ यार, तुम्हें इतना चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो। थक गया मैं बोलते बोलते, मैं पानी पी के आता हूँ, चलो 1 मिनट रुको, है ना, दोबारा से टोटली रेडी, है ना। चलिए, निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ओके, इन सीवियर केसेस। गाइस इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ मैं तो भाई इंपॉर्टेंट है। निमोनिया के अंदर सीवियर केस में होठ और नाखून नीले पड़ जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश कलर आ जाता है उनमें। और एक हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल्स। हाँ एरोसोल वही एरोमा अपने ये रूम फ्रेशनर ये टाइप में वो लगे नहीं रहते क्या, एयरविक वाला, मेरे घर पे तो है पर मैं यूज़ ही नहीं करता उसे। कोई नहीं, चलो मेरे से क्या काम, आपको अपनी पढ़ाई से काम। चलो ओके, बाय इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन सब के बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको। चलो मैं आपको डायसेंट्री बताता हूँ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट।
डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया का आपको ये तो दे दिया। आपने मेरी दूसरी वीडियोस में कभी देखा हो तो मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने नोटबुक बनाने के लिए बोला था आपको, उसमें जो जो मैं आपको लिखता हूँ ना वो आप लिख लीजिए करेगा। जिसमें मैंने एनोरेक्सिया बताया था आपको, लैक ऑफ हंगर किसके अंदर, टाइफाइड के अंदर। टाइफाइड किसके द्वारा होती है, साल्मोनेला टाइफी। ओके, निमोनिया कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस कोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, और एक और याद रखना है, डिप्लोकोकस निमोनिया। अगर एग्जाम में कभी ऑप्शन आता है और उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस को पहले टिक कराना, बिकॉज वी प्रेफर एनसीईआरटी फर्स्ट। और ऑल ऑफ द अबव दे रखा है भाई, ऐसे बता सकता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, डिप्लोकोकस निमोनिया, तो फिर ऑल ऑफ दीज पे लगा देना। ठीक है, हाँ। चलिए, डायसेंट्री, हाँ डायसेंट्री कौन कोस करता है, शाइजेला साइजी। इसे डायसेंट्री को शाइजेलोसिस से बोलते हैं। देखो यार ये क्या बोल रहे हो, मत समझ नहीं आ रहा, साइजी साइजी क्या कर रहे हो। SCHI स्पेलिंग ले देता हूँ, जेलोसिस, शाइजेलोसिस, शाइजेला, एनावेला, साइजी। गाइस मैं सच बताऊँ ना, तो मैं जब अपने टाइम में है ना, पूरी 11th पूरी 12th मेरे पास बायो थी, है ना। मेरे को फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी, और बच्चे फिज़िक्स में कहते थे यार फिज़िक्स कैसे करें कैसे करें, और मैं कहता फिज़िक्स तो हो जाएगी, बायो कैसे करूँ, समझ रहे हो। और आज ही हाल हो गया, आज तक बायो बायो ने पीछा नहीं छोड़ा है। अब बायो ही पढ़ाता हूँ मैं तो हर जगह। तो मैं तो भाई पहले बोलता हूँ, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको पकड़ के ठीक कर लेना, दिक्कत हो जाएगी, वरना इंग्लिश हिंदी सब कुछ ठीक कर देना। सभी के लिए ये, बायो वालों के लिए नहीं, मैथ वालों के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सब के लिए। ओके। इसमें क्या क्या होता है, इंटेस्टाइनल पेन, डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस कंटेनिंग स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ठीक है, हाँ। प्लेग मैंने बताया, पास्चुरेला पेस्टिसाइडिस या पेस्टिसाइडिस, ब्लैक डेथ बोलते हैं, पेंडेमिक नहीं, एपिडेमिक। पेंडेमिक तो बड़े एरिया पे फ्रीक्वेंटली फैलती है, एपिडेमिक तो कॉन्टिनेंटल हो जाती है। महामारी, महामारी की भी महामारी, सब लोग हमारी महामारी, है ना। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है यार। एक कोशिश होगी 1 घंटे में ख़त्म करने की, ट्राई पूरा रहेगा। चलिए, प्लेग जो फैलता है उसका वेक्टर होता है एक इंसेक्ट जिसका नाम है रैट फ्लिया। इसका जीनस क्या है, रेड फ्लिया का जीनस है, जीनस स्पीसीज पता है ना, नहीं पता तो भाई खतरे की बात है, नाम सुना हो तो भी चलो मान ले, पढ़ लेना 11th क्लास के उसमें, फिर लिख लेना यूट्यूब पे व्हाट इज़ जीनियस, व्हाट इज़ स्पीसीज। ठीक है, वैसे मैं बताता हूँ, स्पीसीज़ के ऊपर होती है जीनस, और जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ आती है। ठीक है, इतना समझ लो, बच्चा भी समझ जाएगा, तुम भी समझ जाओगे, कम से कम जो कमज़ोर से कमज़ोर भी समझ जाएगा। तो अपन कहाँ थे, अपन थे प्लेग पे। प्लेग में अपन ने क्या पढ़ा था, पास्चुरल पेस्टिस, एर्सिनिया पेस्टिस। अपन पढ़ रहे थे रेड फ्लिया, रेड फ्लिया का जीनस देख रहे थे जो है ज़ीनोप्सिला, जेनोप्सिला, XENOPSIAA। ठीक है, हाँ। ये एक्टो पैरासाइट होता है रैट पे, ना कि एंडो। एक्टो मतलब बाहर पड़ा रहता है, रैट्स के ऊपर होता है। ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है प्लेग जनरली रैट में, मतलब रैट फ्लिया मेनली तो रैट को ही काटती है, लेकिन एक्सीडेंटली रैट ना होने, कहीं रैट ना मिलने के कारण इसने अपने फूड को ग्रैस्प करने के लिए, खाना पाने के लिए इसने एक्सीडेंटली ह्यूमन को बाइट कर दिया, जिससे यर्सीनिया का प्लेग ह्यूमंस में हो गया। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इसे बोलते हैं सोर थ्रोट डिजीज़, SORE वाला सोर, थ्रोट वही गला वाला है ना, थ्रोट डिजीज़। ओके, अभी आप पूरा लिखा नहीं जाता, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। इसके अंदर क्या होता है सबसे बड़ा, अब फीवर, चिल, कफ, ये तो होते ही हैं, लेकिन खास फॉर्मेशन किसकी, ग्रे मेम्ब्रेन, मतलब ऑन
टॉन्सिल्स गले में होते हैं ना, तुम्हारे मेरे तो बहुत हुए थे भाई, तुम्हारे भी हुए होंगे ना, हुए अच्छी बात है भाई। बहुत दर्द होता है गले में, पानी भी नहीं पिया जाता सुबह सुबह, गरारे करने पड़ते हैं नमक के। ओके। तो ग्रे मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ग्रे मेम्ब्रेन। ओके। हाँ, स्किन जो है वो ग्रे हो जाती है पिंकिश से ना। ठीक है, पढ़ लिया, आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। अब यार एनसीईआरटी भेदभाव करता है मैन में, क्या वुमेन में नहीं होती, क्या औरतों में नहीं होती बीमारियाँ? अरे एनसीईआरटी। हाँ वैसे सॉरी, माफ़ कर देना, और चलो मुझे जेल में डाल दो ऐसे बोलने के लिए, पर नहीं डालो मुझे पता है, पर फिर भी यार भेदभाव नहीं करो। अपन तो नहीं करेंगे भाई, अपनी क्लास में भेदभाव नहीं चलता, सीधी बात। अब लड़कों को बुरा लगे तो कोई बात नहीं। ओके, मैंने को काट दिया और ब्लैक कलर से लिख दिया हमने तो हमारी इसमें वुमेन। सॉरी, अब ये मत कहना भैया लेडी क्यों नहीं लिखा यार, बिल्कुल ही टांग खींचोगे क्या, बच्चे की जान लोगे। चलो ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट कहाँ होता है यार इसमें, पता नहीं यार कहाँ होता है, छोड़िए। चलो, अरे ये रहा ना, कहाँ गया, अरे हाँ इसमें है शायद, पता नहीं गाइस, मुझे नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो, है ना अभी। ओके, हमने तो भाई हमारे यहाँ से भेदभाव मिटा दिया, चाहे भेदभाव मूवमेंट हो गया अपना। मैनी वायरस ऑल्सो हैव डिजीज़, मतलब वायरल डिजीज़ पे आ गए, सीधा ही वायरल पे आ गया। चलो वायरल बता देते हैं। अब वायरल डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, एक डिजीज वायरस से तो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। वायरस तो एक कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, क्योंकि भाई देखो वायरस होता तो मरा हुआ रहता है बाहर, किसके, इस किसी भी मतलब पैरासाइट के किसी भी होस्ट के बाहर तो वो रहता है मरा हुआ सराउंडिंग में, और वैसे होस्ट के अंदर जाते जिंदा हो जाता है। कुछ नहीं, वायरस कहता है कि भाई तुम मेरा डीएनए बनाओ, तुम मेरा डीएनए बनाओ, और तुम मेरा डीएनए बनाओ, और तुम मेरा प्रोटीन बनाओ, और मेरे लोगों की संख्या बढ़ाओ। और ऐसा समझ लो आप सिर्फ ऐसा, मतलब हमारे सेल ऐसे गधे होते हैं, क्या बताएं, हमारे सेल्स की भी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। उनके पास यार, तो मैं समझो जब अपन जीटी वाईटी खेलते थे पहले बचपन में, मैं तो खेलता था सच बताता हूँ, तो उसमें मैं चीट कोड लगा देता था। चीट कोड लगाने से कार आ जाती थी, है ना, पुलिस से छुटकारा मिल जाता था। दो तीन ही पता थे मेरे को, छोटा जब खेलता था बस, फिर बंद कर दिया। मम्मी पापा ने कंप्यूटर ही बंद करवा दिया मेरा, है ना। हाँ पहले टाइम में कंप्यूटर होते थे, अब तो पता, अब तो चलो छोड़ो यार जो भी है फिलहाल। तो ऐसे तुम बेसिकली ये समझ लो, कोई भी समझ ले, तो वायरस एक के पास चीट कोड होता है हमारी बॉडी में, वो चीट कोड सेल के पास गया, चीट कोड बोला, सेल उसके वश में, कंट्रोल में, समझ रहे हो। चलो देखते हैं वायरल डिजीज, पहले देखते हैं कॉमन कोल्ड। अब मैं ये पूरा नहीं पढ़ के बता सकता यार तुम्हें, मैं ये इसका पूरा एक सार बता दूँ तुम्हें, समरी टाइप का ना, समरी टाइप का मतलब तुम सारे पढ़ लोगे यार उसमें। अब देखो जैसे यही बताऊंगा मैं भी, क्या बताऊंगा कि भाई ये नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को तो इफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को नहीं करता। अब ठीक है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, खराश, कफ, हेडेक, सर दर्द, है ना, टायर्डनेस, और बताऊँ, लो और सुन लो, माइल्ड फीवर रहता है बच्चों के अंदर, ठीक है, बेचैनी छाई रहती है, रेस्टलेसनेस होती है ना। अब बस और क्या, बच्चे की जान लोगे, बहुत है इतने तो। और ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये एयरबोर्न डिजीज़ होती है, ठीक है, और फोमाइट बोर्न भी है, ठीक है। अब तुमको भैया फोमाइट बोर्न क्या हो बोल दिया आपने, फिर से नया टर्म बोल दिया, फोरमाइट नहीं, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, फोमाइट, फोमाइट बोर, फोमाइट का मतलब होता है, फोमाइट बोर्न डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो कि इन्फेक्टेड चीज़ों को यूज़ करने से फैलती हैं। अब जैसे तुमने छींक दिया, मैंने छींक दिया, एयर तो वही साथ फोमाइट बोर्न है, छींका मैंने, मेरे हो रहा है जुकाम, लग गया कॉपी के, पेन के, कप के, ग्लास के, गेट के कुंदों के, डोर नॉब्स, है ना, तो लग गई स्नीज ड्रॉपलेट, हो गई ना। अब वो वहाँ से कोई हाथ लगाएगा, अब उसने गलती से मुंह पे लगा लिया, अब लोग तो होते ही केयरलेस, लोग भी कितना करें यार, बीमारियाँ बहुत होती हैं, है ना।
तो फैल गई, तो ये होता है फोमाइड बोन डिजीज। ठीक है, ड्रॉपलेट लिख लेना, ये जो बताया मैंने ना, बार बार मैं वो याद रहे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, तो तुम लिख लिया करो यार। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम, हाँ ठीक है ठीक है, आर आइदर इनेल और ट्रांसमिटेड। अब देखो मैंने सेम सेम ये सारे ही बोल दिए, पेन, कॉपी, डोर नो, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ये रह गए थे, माफ़ कर दिया। कंप्यूटर नहीं है मेरे पास तो कैसे फैलेंगे, मेरे पास से है ना। चलो पढ़ते हैं, वो तो क्या, तो ये इन्फेक्शन कर देते हैं हेल्दी पर्सन में। तो ये होती है फोमाइड बोन डिजीज। ठीक है, कुछ और डिजीज़ बताऊँ, और कोई सीधे प्रोटोजोन पे कूद गया भाई, एनसीईआरटी, तालियां। क्या यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, और पढ़ो तुम थोड़ी सी, कम से कम पता तो रहेगा तुम्हें बीमारियों के बारे में। तो मैं बताता हूँ स्मॉल पॉक्स के बारे में, लिख लेना तुम। देखो अपन ने पढ़ा छोटी माता बड़ी माता, सिंपल भाषा में बोलूँगा, छोटी माता तो होती है चिकन पॉक्स, सबको पता है। चिकन पॉक्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वेरिसेला डिजीज़, VARICELA डिजीज़। अभी वेरिसेला डिजीज़ क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो पैथोजन होता है ना, इसको जो डिजीज़ कॉज करता है उसे, उसका वो होता है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस या फिर चिकन पॉक्स वायरस, जो कि कैसा होता है ये वायरस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। मतलब यार अब तुम ये समझ लो, DNA वायरस होता है, डबल स्ट्रैंड्स होती हैं, ये हो गई स्ट्रैंड, एडेनिन थाइमिन से जुड़ गई। ठीक है, डबल स्ट्रैंड मतलब दो स्ट्रैंड्स, सही बनाया क्या, एक ही हो गया ना DNA डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड, एक तो ये रही एक ये रही, ये डबल स्ट्रैंड्स हो गई, और ये हो गया DNA, क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अभी देखो तुम्हें ना ये आगे पता लगेगा, ये रटना है तुम्हें, सिंपल बताता हूँ, कितने समझ समझ लिया, अब रटना है। ठीक है, अब हम मैं बताऊँ, बड़ी माता पे आते हैं, छोटी माता से अपन पहुँचे बड़ी माता। बड़ी माता जो थी वो एक पेंडेमिक डिजीज़ थी, स्मॉल पॉक्स। इसके अंदर क्या होता था कि पहले बुखार चढ़ेगा, सर दर्द होगा, सारा सिर वे सब दुखेगा, चिंता मत करो तुम्हें नहीं होगी, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगी थोड़ी देर में ना। और 2-3 दिन के बाद है ना, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएंगे, और बॉडी के पार्ट्स के ऊपर भी है ना, फिर वो रैशेस जो है ना वेसाइकल के अंदर बदल जाएंगे। वो तुम कहोगे वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स के अंदर बदल जाते हैं। वेसिकल्स होते हैं स्ट्रक्चर जो कि फिल्ड होते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स होते हैं। अच्छा ठीक है भैया, क्या हो गया, तो कोई बात नहीं, फोड़ देंगे, सुनो तो पूरी बात को। वो किसके अंदर बहुत सारे होते हैं, लाल एकदम। उसके बाद वो थोड़ी देर में किसके अंदर बदल जाते हैं, पस्ट्यूल्स, पस फील्ड स्ट्रक्चर। आए हाँ यार, मैं तो बहुत गंदे लगती है पस, प्यूबर्टी के टाइम पे आई थी, भगवान बचाए, हाय बहुत गंदी। तो पस्ट्यूल्स होते हैं, पस फील्ड स्ट्रक्चर, तुम्हें सबको पता है ये बात, कोई बता नहीं देने। 12th क्लास में जो बच्चा आया ना, उसने पस्ट्यूल फोड़े होंगे, 90% तो फोड़ते हैं, 10% होते हैं मेनली, उसमें भी गर्ल्स ही आती है, बॉयज़ तो होते हैं कपड़े कई भाई नहीं फोड़ते। मैंने तो फोड़े थे भाई, 1-2 निशान हैं उनके। अब तो जाने वाले 10th 8th 9th की बात है, 8 9 10 की। 8th में पढ़ा था ना पहली बार प्यूबर्टी के बारे में, थोड़ा यार पुरानी रिवाइज होती है ना, मतलब पहले के टाइम में तुमको भी पुरानी बातें बताने लगे, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अभी सुन लेना लिंक। तुम अगर तुम्हें पुरानी चीज़ें याद आई ना उस वक्त, भाई मेरे जैसे मेरे को प्यूबर्टी बताया ना, मेरे तो याद है मैंने प्यूबर्टी पढ़ा था उस टाइम पे, एडोलेसेंस ये सब आया था। तो यार माइंड एक क्विक रिकैप में पीछे चला गया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम थोड़ा, क्या हो गया ना, मैं देखो कितना टाइम हो गया, 48 मिनट्स हो गए अपन को लगे हुए लगातार, तो थोड़ा माइंड फोकस नहीं रह सकता, तुम्हें पता है 45 मिनट से ज़्यादा कोई भी इंसान कंसंट्रेटेड स्टडी नहीं कर सकता। तो थोड़ा कितना, 1 मिनट के चक्कर में अगर तुम्हारे 40 मिनट बचती हैं, 40 मिनट प्रोडक्टिव निकलती हैं, तो वो 1 मिनट कितनी बढ़िया मिनट है। ठीक है, और अगर तुम 1 मिनट नहीं देते, तुम्हारी 40 मिनट से पढ़े जा रहे हो, बेकार है, फिर क्या फ़ायदा यार। स्ट्रेटजी से पढ़ो, स्ट्रेटजी से, गधे बन के मत पढ़ो। ठीक है, मैं भी यही गलती कर रहा था अब तक, अब नहीं करनी है ना, बिल्कुल नहीं करनी। फिर वो पस्ट्यूल बाद में स्कैब्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब निशान, और फिर वो परमानेंट बन जाते हैं, परमानेंट निशान बन जाते थे, मतलब चेहरे पे सोचो। अभी तो तुम फिल्टर कर लेते हो इंस्टाग्राम पे, है ना,
चिंता मत करो, मेरी कोई आईडी नहीं, मैंने दोस्त की में देखा था। मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, है ना। और तुम भी मेरे भाई हो तो बहुत बढ़िया, तुम भी मेरी बहनें हो तो वो भी बढ़िया, है ना। तो उसमें देखा था मैंने, मेरे दोस्त करके देखा रहा था, उसके चेहरे पे भी स्पॉट्स नहीं थे और अचानक से उसने पूरा अपना चेहरा स्पॉट्स कर दिया। भाई बहुत गंदा लगता है यार, बहुत। पता नहीं, अपने पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, सीधी बात, है ना। तो इसका इलाज किसने करा? अब भाई ये तो पता लग गया अपन को कि स्मॉल पॉक्स, है ना। अब भाई ये तो बीमारी फैलती जाती तो मर जाते सभी, ये तो बहुत पहले के टाइम पे थी। तो इसके अगेंस्ट सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीनेशन हुई थी, वो हुई थी, ये ट्रू वैक्सीन नहीं थी, ये आगे पता लगा। ट्रू वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाई थी। क्वेश्चन, ट्रू वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय देन लुइस पास्चर। फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, काउपॉक्स वायरस था स्मॉल पॉक्स का, तो उसने क्या करा, एक काउपॉक्स और होता था, काउपॉक्स का वायरस लिया और वो ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं होगा भाई, जब भी करा होगा यार, वरना आज के टाइम में तुम किसी को पकड़ के काउ पॉक्स का वायरस इंजेक्ट कर दो, पता चला तुम्हें जेल हो गई उसको मारने के चक्कर में। मतलब एक वायरस इंजेक्ट करो, तुम उसे मारना चाहते हो, ये हो गया। पहले नहीं था ऐसा, है ना। वो तो चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी पता नहीं, शायद माना नहीं जाता, क्या जो भी है, चलो छोड़ो, मतलब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहीं नंबर आएगा, कहीं लगेंगे नो, जब जाके कहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फादर बोला जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का, एडवर्ड जेनर को लिख लेना, ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलो हो गई ये तो, है ना। मीजल्स, रूबेला, रूबेला का तो इंजेक्शन लगा भी होगा। और मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में तो ये पिछले साल ही लगवाया है, पता नहीं, रूबेला रूबेला बहुत चला था। मुझे कुछ पता ही नहीं था जब मैं था 10th में, नहीं पहले की बात है, जब, हाँ सॉरी, जब मैं 10th में था ना, जब हुआ था ऐसा। 10th 9th या 8th की बात है, पता नहीं जब लगा था। मैं तो डर रहा था बहुत। चल छोड़ो यार, सॉरी, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारा। मीजल या फिर रूबेला, जिसे जर्मन मीजल बोलते हैं अपन, वो रूबेला वायरस के थ्रू होती है, ये कॉन्टैक्ट में आने, वही सिंपल सारे स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स में जैसे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं इसमें भी, है ना। और इसमें पस्ट्यूल्स वो सब बन जाते हैं, सेम टू सेम उसके जैसा है ना। ओके। और रूबेला एक फॉर्म का जर्मन मीजल है ना। नेजल डिस्चार्ज, कफ ड्रॉपलेट, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम पस्ट्यूल, इफेक्ट फ्यूटल थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन लाइक HIV, इम्पोर्टेंट लाइन। ये एक कंजेनाइटल डिजीज़ है, कंजेनाइटल डिजीज़, जो कि ट्रांसप्लेसेंटल डिजीज़ होती हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो आते हैं कंजेनाइटल डिजीज़ के अंदर। कंजेनाइटल डिजीज़ है रूबेला डिजीज़। अब एक डिजीज़ और बताता हूँ तुम्हें, कभी तो उन्हें सुना होगा यार, सुना क्या होगा, अगर तुम कोचिंग में हो तो तुमने पक्का याद करा होगा, पीछे पड़ जाते हैं। और वैसे अगर तुम 11th के हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, और कोई है भाई पढ़ाकू, तो उसने पक्का पढ़ा होगा, पक्का। मम्प्स के बारे में, पैरोटाइटिस, MUMPS, सॉरी वो थोड़ा एम गलत हो गया, एम। मम्प्स, मम्प्स क्या होता है, अपने पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, उसके अंदर मम्प्स या फिर पैरामिक्सो वायरस, कौन इसका पैथोजन कौन है, मम्प्स वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। होता है, इसके सिम्टम वही होते हैं, पेन, स्वेलिंग हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड को, बहुत पेनफुल होता है। इसके लिए एक है ना वैक्सीन आती है, बता रहा हूँ नहीं सारा, कुछ फालतू नहीं बता रहा तुम्हें, कोई डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ तुम्हें, नीट की उसका ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि स्किप कर दें, भाई सारी बीमारियाँ पढ़नी है। कोचिंग में जाओगे ना, जब देखोगे ना वो ग्रंथ, अगर तुम स्कूल वाले, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए तो बहुत बढ़िया है, स्किप कर देना बेसिक से तुम ये सारी डिजीज़। जब मैं यहाँ दोबारा पेन से एस चलाने तक जाऊँ ना, जब आ जाना वापस थोड़ा आगे करके, पता नहीं 5-6 मिनट का है, लेकिन 5-6 मिनट के अंदर सोचो, तुम्हारे, तुम 5-6 मिनट कर रहे, एक कॉपी बना ली तुमने अलग से, 20 रुपये की कॉपी बना ली, 5 रुपये पेन लिया है, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दी, है ना, लिख लिए थोड़े, और साथ साथ सिलेक्शन हो गया नीट में, कितनी बढ़िया बात है ना। तो MMR वैक्सीन यूज़ होती, MMR वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन होती है, मम्प्स, मीजल, रूबेला, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन होती है, लगवाई होगी तुमने भी छोटे हो जब, तुम पता नहीं होगा, है ना। चलो अगली अपनी खास बीमारी, जैसे मेरे को तो बहुत पसंद थी, मतलब बीमारी पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो, जैसे मैं गांव में था ना, छोटा था, तो
वो आते थे, क्या बोलते हैं, मिस आती थी, और वो क्या बोलते हैं, वो पोलियो है ना, उसकी दवाइयाँ आती थी, तो वो उस पे इंक भी लगाती थी अपनी नेल पे। हम अपने नेल्स पे इंक लगा के जाती थी मार्कर से, और वो ओरल पोलियो वैक्सीन देती थी। तो वो उस पोलियो वैक्सीन का टेस्ट था ना, अभी भी याद है यार। हाँ, एक बार तो मैं 8 साल के जब भी लगवा ली थी मैंने, मतलब वैक्सीन ले ली थी उनसे। हाँ, एक ही तरह ड्रॉप डालते हैं वो। हाँ, तो चलो पोलियो के बारे में पढ़ते हैं। पोलियो माइलाइटिस पूरा नाम इसका, इन्फेंटाइल पैरालिसिस या फिर पोलियो, 3 होते हैं। वाटर बोर्न डिजीज है गाइस, ध्यान रखना, पानी से फैलती है बीमारी। अगर तुम्हारे होते ही हो, है ना, इसका पैथोजन होता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो कि कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, लिख लेना। मीजल और मम्प्स का भी वायरस जो था वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही था, आरएनए। राइबोज न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर राइबोज शुगर होती है, ठीक है। स्कूल वाले हो तो यार हो सकता है तुमने बायोमोलिक्यूल ध्यान से नहीं पढ़ा हो, तो नहीं है समझ, पर चिंता कोई बात नहीं, रटना ही आखिर में, ना पढ़ाओ एक ही बात है। बस ये है तुम नाम फेमिलियर नहीं हो थोड़े, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, ये सब समझ लोगे यार, रटने हैं आखिर में, ठीक है। इन्फेक्शन होता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है ओरल पैसेज के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के साथ। चलो इसकी पैथोजेनेसिस और इसके सिम्टम बता देता हूँ। वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है किसके अंदर, म्यूकोसा की सेल्स की, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तुम्हें ये मत कहना म्यूकोसा नहीं पता, चलो नहीं पता फिर भी बताता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो क्या, अपनी जो पूरी गट होती है ना, उसके अंदर 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, याद नहीं, मैं बताऊँ। पहली तो होती है आउटर से सिरोसा, उसके बाद आती है, गोल होता है ना यार, ट्यूब है, सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, उसके अंदर आती है मस्कुलरिस, उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, उसके बाद आती है म्यूकोसा। तो जो प्रोमिनेंटली जो एक्सपोजर में रहती है ना फूड के, वो वाली लेयर होती है काइल के, फूड के, काइम के। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना यार, अपन अभी डिस्कस करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे 56 मिनट्स हो चुके हैं, अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं, कम ही, अपन ट्राई करेंगे पूरा करने की कोशिश जितनी जल्दी हो सके ना। अब इससे यार देखो, एक बात है, मल्टीप्लाई करता है तुम्हारी, अब तुम्हारी नहीं, इन्फेक्टेड पर्सन की, सॉरी ऐसे बोलने के लिए भी, भगवान बचाए कोई वायरस किसी को ना हो, सभी सेफ रहें। कोरोना के टाइम में वैसे ही सभी बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका, चलो बकवास नहीं करते हैं। म्यूकोसा की सेल्स के अंदर तो मल्टीप्लाई करता है, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और लिख लेना ये तुम, है ना, हिंदी में लिख लो यार, कोई बात नहीं, प्लेबैक स्पीड कम कर लेना थोड़ी, अगर समझ नहीं आए तो, है ना। और फिर बाद में रिजल्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज कर देता है, उसकी नर्व्स को डैमेज कर देता है। अब भाई नर्व्स डैमेज हो गई, पैरालिसिस हो गई, बस पैरालिसिस हो जाती है लोअर लिम्स पे, ज़्यादातर ख़त्म कहानी। अब इसे बचा कैसे जाए, इसके बचने के लिए 2 वैक्सीन है, एक तो अपने साल्क भाई और एक अपने 7 भाई, इन दोनों ने एक एक डिस्कवर कर ली थी। साल्क्स पोलियो वैक्सीन, उसके नाम से पड़ गई, फेमस हो गया बंदा, सही बात है। आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन थी वो। अगर तुम्हें इंजेक्शन लगवाना है ना, तो साल्क भाई क्या करा यार, ओरली बना देता, क्यों इंजेक्शन लगवा रहा है बच्चे को भाई, बहुत दर्द होता है यार, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो लगवाए हुए भी हैं नहीं। चलो, साल के को देखते हुए फिर 7 ने सोचा यार, वैसे ही बता रहा हूँ, मिथ है ना, साल को लगा यार, हर चीज़ के लिए इंजेक्शन लगना बच्चों को अच्छी बात नहीं है ना, चलो मैं ओरल पोलियो वैक्सीन बना देता हूँ। तो उसने क्या करा, ओरल पोलियो वैक्सीन बना दी, 7 पोलियो वैक्सीन, जो कि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन थी। और ये जो बीमारी है पोलियो, इसको पल्स पोलियो प्रोग्राम के द्वारा अपने इंडियन कंट्री से इरेडिकेटेड कर चुके हैं। चलिए अगली अगली बीमारी आती है रेबीज यार, रेबीज बहुत खतरनाक होती है, कुत्ते काटते हैं यार, डर लगता है भाइयों, तुम देख के, जिनके घर पे कुत्ते हैं और उन्होंने अब तक रेबीज का उनको इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो लगवा लेना भाई, खतरा है, पागल हो सकते हो। अब सुन के तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा तुम्हें, कुत्तों को डर लगता है पानी से। और इस रेबीज की बीमारी में भी हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक, लिख लेना ये सारा जो बता रहा हूँ ना, ये सारी बीमारियाँ लिख लेना। और छूट गई अब तक कि नहीं लिखी तो कोई बात, अब से लिख लो यार। 3 बीमारी से क्या हो गया, 3 बीमारी छोड़ कोई बात नहीं, मन नहीं करा लिखना मत लिखो, है ना। तो अब रेबीज जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि एनिमल से एनिमल में फैलती है। जैसे भाई रेबीज़ का वायरस है किसके अंदर, एनिमल की, डॉग की सलाइवा में। अब डॉग ने काट लिया किसी को भी,
तो इन्फेक्ट हो गया पर्सन, उसे सलाइवा लगा, वो खून से पहुंच गया, करेगा कर देगा उसका काम तमाम। अब भाई पैथोजन कौन होता है इसका? रैप्डो वायरस। रैप्डो वायरस, RABHDO, रैप्डो वायरस, रेबीज वायरस, जो कि सलाइवा में होता है डॉग्स की। सिम्टम क्या होगा? हाई फीवर, 100% क्रोनिक डिजीज है, कोई ठीक नहीं कर सकता। वैक्सीन लग गई तो लग गई, बस कुत्ते को लगवा दो पहले ही। हाँ, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, एक्सेस सलाइवेशन, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारे रीट राल बहेगी, मुंह से लार निकलती रहेगी, तुम अपने आप ही उछल कूद करने लग जाओगे, तुम अचानक ही डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हारी बॉडी का हार्मोनल लेवल बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब भाई इससे बचा कैसे जाए? इसकी वैक्सीन होती हैं, एंटीडोट होते हैं, है ना, एंटी सीरम होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है भाई। जैसे एंटीडोट और एंटी सीरम, तो भाई जैसे मान लो काट गया तुम्हें, तो भाई करवा लो अगले 3 दिन तक के अंदर। इसमें तो पहले ही बोलते हैं कि भाई कुत्ते के काटने के 3 दिन के अंदर खुद को इंजेक्शन लगवा लेना, कुत्तों को मत लगवाना पहले, है ना। ठीक है, चलिए सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, थोड़ा बहुत देर हो गई थी मेरी पानी पीते पीते। हेपेटाइटिस बीमारी है, वो भी फिर कौन करता है? ये हेपेटाइटिस जो होती है वो 4 तरह की होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। अगर 4 पढ़ लिए तो बाय 4 गेट 1 फ्री। एक और होती है हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये सब तो होती हैं RNA वायरस से। और हेपेटाइटिस बी होती है DNA वायरस से। और ये होती है वायरल इन्फेक्शन से होती है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस का वायरस, हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे सीरियस फॉर्म का हेपेटाइटिस है, और ये नॉन क्योरेबल है, और ये फैलती है सीमन से, सलाइवा से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, है ना, इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज के यूज़ से। ठीक है, और वेरियस वेज हैं। ठीक है, इसका प्रोफाइल एक्सेस क्या है? प्रोफाइल एक्सेस मतलब प्रिवेंशन मेजर, यूज़ ऑफ प्रॉपर वैक्सीन बिफोर इन्फेक्शन। ओके, अब डेंगू के बारे में बात कर रहे थे। तो यार तुम सोचोगे इंसिडेंट तो कुछ नहीं बता रखा, और ये बंदा लगा पड़ा है इतने देर से। भाई क्या है, रुक जा यार। तो रुक जाता हूँ, चलो डेंगू और चिकनगुनिया पढ़ लेते हैं बस यार, है ना, फिर आगे तुम्हें कोरोना वाले से मिला दूँगा। ठीक है, चलो असलियत में नहीं, वैसे ही। तो डेंगू के बारे में पढ़ते हैं। डेंगू एक आर्बो वायरस है। डेंगू फीवर जो होता है वो डेंगू वायरस होता है, जो कि एक आर्बो वायरस है, जो कि आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस है ना। और एक बात और बता दूं खास, डॉक्टर बनने जाओगे आधे, है ना, कभी भी किसी को डेंगू हो तो उसका एस्पिरिन मत देना, क्योंकि एस्पिरिन से जो है ब्लड वेसल जो होती हैं वो फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती है, BP डाउन कर देती हैं, जिससे कि प्रेशर तो होता ही है अंदर ज़्यादा, और डेंगू के टाइम पे इंटरनल हीमोरेज हो सकती है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, फूट सकती है, ब्लड वेसल टूट सकती है। ठीक है, फूट जाएगी वहाँ से वो वॉल, है ना। और इसका वेक्टर कौन होता है? वेक्टर भी देख लो भाई तुम, वेक्टर मतलब कैरियर ऑफ डिजीज, वो होता है फीमेल एडिस इजिप्टी, जिसे अपन बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। और यार भाई इतना भयंकर बीमारी फैलाता है, मेरी हुई थी डेंगू, सही में भाई, हाथ पैर आउट ऑफ कंट्रोल, तोड़ दिया था बुरी तरह, जबड़ा नहीं हिल रहा था, बुरी हालत हो गई थी। अब चलो डेंगू भी 2 तरह के होता है, क्लासिकल डेंगू फीवर, हीमोरेजिक डेंगू फीवर। क्लासिकल तो है भाई, चलो आ गया, चलो कोई नहीं। इसके अंदर आंखों में दर्द होता है, हाई फीवर होता है, आंखों के पीछे पेन होता है, सीवियर हेडेक होता है, भूख नहीं लगती, बॉडी के अंदर की मसल्स दुखती हैं, और एकदम से ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट इज नोन एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब हेमोरेजिक डेंगू फीवर के अंदर ये सारे सिम्टम तो होते ही हैं, साथ ही साथ ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है टिश्यूज़ की, लंग्स हो गए, गट हो गई, मेमोरी ग्लैंड, इन सब के टिश्यूज़ निकल जाते हैं, फीसिस के अंदर, स्टूल के अंदर ब्लड आता है, और वोमिट में भी ब्लड आता है। चिकनगुनिया वायरस से होती है, इसका वेक्टर होता है फीमेल मॉस्किटो, मेनली एडीज एंड क्यूलेक्स। इसके सारे के सारे सिम्टम सारे के सारे डेंगू से मैच करते हैं, साथ ही साथ इसमें बोन जॉइंट्स में सीवियर पेन होता है। अब चलो अब आगे आते हैं बर्ड फ्लू एक टाइप का फ्लू था, ये भी बहुत बड़ी बीमारी थी, फैली थी, पेंडेमिक डिजीज़ थी ये भी, है ना। फीवर, चिल, कफ, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीथिंग भी सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से इन्फेक्ट रिलेटेड डिजीज़ थी ना। ठीक है, तो H5N1 वायरस, इसके वायरस का नाम है H5N1 वायरस। अब वहीं पे स्वाइन फ्लू, इसका नाम तुमने सुना होगा, इसका है H1N1 वायरस, है ना। ये बहुत खतरनाक था। सिम्टम सेम है सारे, वही फीवर, चिल, कफ, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग।
ठीक है। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके पैथोजन का नाम है सार्स कोरोना वायरस। ठीक है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता ना, तुम्हें इसका इतना पता करने की ज़रूरत है, इससे बढ़िया अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है ना। ओके चलो, अब मलेरिया पे आ जाएं क्या अपन। सिम्टम हो गए इसके फ्लू के जैसे, बर्ड फ्लू के जैसे। यार अपन ने कर लिया, अपन ने कितनी बीमारियां पढ़ी हैं बताऊँ। अपन ने 13 कॉमन कोल्ड को हटाकर 13 बीमारियां पढ़ ली अपन ने, 13 वायरल डिजीज़ पढ़ ली भाई, छोटी बात नहीं होती। अब अपन आते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ पे। बोर्ड वालों आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं पहले को लगा रहा हूँ। बोर्ड सिलेबस स्टार्ट्स, आ जाओ बोर्ड वालों आ जाओ, दिख गया इतना बड़ा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोर्ड वालों आ जाओ। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए यार, तुम लग रहे थे मेरे साथ। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। चलो मलेरिया पे आते हैं। मलेरिया का सब कुछ बता दूँगी तुम्हें, मेरे तो मन कर रहा है यार बता दूँ, है ना। ये मलेरिया का ये वैसे इसको देख लो एक बार, है ना। सबसे पहले मच्छर काटा तुम्हें नहीं वाला, किसी को भी जिसको भी काटा मच्छर ने बाइट करा, तो तुम्हारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो गई, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स आ गए। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन इज स्पोरोजोइट्स, मलेरिया के वायरस की। यार वायरस में इतना घुस गए, यहाँ पे वायरस बोल दिया। स्पोरोजोइट की, मलेरिया के प्रोटोजोन पैथोजोन प्रोटोजोन पैथोजन की, जो कि है कौन, मलेरियल पैरासाइट। स्पोरोजोइट इन्फेक्ट करा, लीवर में पहुंचा, वहाँ पे क्या होगी। अब अगर तुम मेरा कोचिंग वाले हो ना तो तुम एक बार में समझ जाओगे, फिर भी ये गाइस इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ मैं बता दूँगा, हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी, हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी। हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी का मतलब होता है लीवर के अंदर हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी हो गई। अब सुन लो हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी थी ना, उसमें पहले तो होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक, यार नहीं, प्री एरिथ्रोसाइटिक तो बाद में होती है। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और अदर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। तो इसके अंदर होती है हेपेटोसाइटिक साइजोगोनी। मतलब साइजोगोनी का मतलब, सॉरी। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, अच्छा खासा चल रहे थे अपन। उसके बाद सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था बीच में, सॉरी मेरी गलती थी, है ना। उसके बाद अपनी आती है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी का मतलब होता है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट। अब वो हिपेटोसाइटिक साइजोगोनी है, इसका मतलब एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट इन लीवर सेल्स, ठीक है ओके। और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी हो जाती है उसके बाद, है ना। अभी रिलीज़ करता है क्रिप्टोजोइट होता है, साइजोन्ट, क्रिप्टोमिरोजोइट, है ना। मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमिरोजोइट, मैक्रोमेटाक्रिप्टोमिरोजोइट्स, है ना। फिर भाई ये सारे तो पहले तुम ये समझ लो, सबसे पहले पैरासाइट जो होता है वो ना नंबर बढ़ाता है लीवर के अंदर हेपेटोसाइटिक साइजोगोनी से, प्री एंड अदर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के हेल्प से। उसके बाद जाता है वो ह्यूमन आरबीसी में। ह्यूमन आरबीसी के अंदर वो करता है सबसे पहले, ह्यूमन आरबीसी के अंदर इन्फेक्ट कौन करता है, क्रिप्टोमिरोजोइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट, है ना। अब भाई यार तुम कहोगे ये क्या बोल रहे हो, पर प्लीज़ समझ लेना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा तुम्हारे लिए अगर तुम कहोगे तो, है ना। उसके बाद इन्फेक्ट करा, उसके बाद ह्यूमन में होस्ट हुआ, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, बहुत गलत काम कर रहा है तो वायरस तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरी वैक्सीन से बना, तेरे लिए हम वैक्सीन और एंटी सीरम एंटीडोट बना देंगे, तेरे को ख़त्म कर देंगे काम। प्रोटोजोन नॉट वायरस, याद रखो। उसके बाद इन्फेक्शन होगा, उसके बाद यंग अमीबोइड ट्रोफोजोइट स्टेज आती है, उसके बाद सिग्नेट रिंग स्टेज आती है आरबीसी के अंदर, उसके बाद अडल्ट ट्रोफोजोइट स्टेज आती है, उसके बाद एरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट वाली स्टेज आती है, इसके अंदर शफना डॉट स्टेज होती है, उसके बाद मीरोजोइट साइजोजोइट बन जाते हैं, जो कि 8 से 28 होते हैं नंबर में। अभी ये जो मीरोजोइट्स साइजोजोइट्स होते हैं ये
फॉर्म कर लेते हैं, मैक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट। मैक्रो गैमेटोसाइट तो ओवम बना लेती है, माइक्रो गैमेटोसाइट स्पर्म बना लेती है। ये होते हैं गैमेटोसाइट, गैमेट फॉर्मिंग सेक्स सेल्स। ठीक है, वेरी गुड। अपन यहाँ तक पढ़ लिया, मेल फीमेल वाले तक पहुँच गए अपन। ये था साइजोंट, साइजोंट था ये, है ना। उसने अपने आप को डेवलप कर लिया मेल एंड फीमेल गैमेट्स के अंदर। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, मैक्रोगैमेटोसाइट। इसे बोलेंगे माइक्रोगैमेटोसाइट। ओवम उसको हम बना लेंगे। ठीक है, अब भाई उसके आगे क्या होगा। अब भाई मच्छर काटेगा, तो मच्छर के अंदर एक बात है भाई, तुम खुद सोचो यार, मच्छर को ये थोड़ी पता है कि अब ये बने अभी काटना है। मच्छर तो मच्छर होता है, उसका मच्छर जैसा दिमाग होता है क्योंकि मच्छर तो मच्छर होता है। तो भाई वो ये वाले स्टेज के भी सेल्स ये उठा लेगा, प्रोटो ये है ना, प्रोटोजोन है ना, स्पोरोजोइट्स को यहाँ से उठा लिए। तो अब भाई ये क्या होंगे, अब इन सब के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होती यहाँ पे, तो ये सब तो हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, लेकिन गैमेटोसाइट्स बच जाएंगे, है ना। और उनका डेवलपमेंट होगा इसी गट के अंदर, है ना। और एक बात और मैं बताता हूँ तुम्हें जो मैंने बताई नहीं, ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, और इन ग्रेन्यूल्स जब सफिशिएंट अमाउंट में निकल जाते हैं, बहुत सारी प्री एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी एंड अदर एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के बाद काफ़ी एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होती हैं। और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी को अपन गोल्जी साइकिल या गोल्जी साइकिल भी बोलते हैं, आरबीसी साइकिल भी बोलते हैं। अब जो आरबीसी साइकिल और गोल्जी साइकिल होती हैं बहुत सारी, उसके बाद ये सब होने के बाद, आरबीसी साइकिल और गोल्जी साइकिल होने के बाद हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स का बहुत ज़्यादा नंबर में निकल जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ग्रैंड नंबर में निकल गए जब ये वायरस क्या है यार, फीवर आता है जिसे बोलते हैं पैरोक्सिज्म। पैरोक्सिज्म, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, अटेंशन अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दें। मलेरिया की गाड़ी जाने वाली है, ध्यान से पढ़ें। अब पैरोक्सिज्म के अंदर पहली स्टेज आती है अपनी, पहला फेज है ये पैरोक्सिज्म फीवर, मलेरिया फीवर को बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आती है रिगर फेस, रिगर फेस। ठीक है, ये होती है कोल्ड फेस, इसके अंदर तुम्हें ठंड लगेगी, मतलब जिसको भी हुआ है उसको ठंड लगेगी बहुत, है ना। शिवरिंग की और बॉडी एक की ये स्टेज होती है। उसके बाद आती है फेब्राइल, ये याद रखना, रिगर फेज। उसके बाद आती है फेब्राइल फेज, फेब्राइल FEBRILE, फेब्राइल फेज लिख लो ये, है ना। हाई फीवर हो जाता है, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, है ना। फिर तुम्हें लगता है यार अब तो गड़बड़ हो रही है, फिर थोड़ा अब चला जाएगा थोड़े अगले दिन, ये थोड़ी देर टाइम बाद, है ना। उसके बाद आती है स्वेटिंग फेज, जिसे बोलते हैं डेफरवेसेंट। तो रिगर फेज, फेब्राइल फेज, डेफरवेसेंट फेज। डेफरवेसेंट फेज में स्वेटिंग आएगी, फिर फीवर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये 3-4 दिन बाद अटैक आते हैं, तो आदमी पहले हफ्ते भर तो यही नहीं समझ पाता हो क्या रहा है यार, फिर कहीं डॉक्टर के जाता है। तो सीधी बात, सीधे डॉक्टर के पास चले जाया करो ऐसे में, है ना। पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद हाँ, ये गट के अंदर डेवलप करेगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर गट से, है ना, जो अपना फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है वो ऊकाइनेट, मोटाइल जाइगोट हो जाता है ऊकाइनेट, और वो गट की मेम्ब्रेन के अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ पे ऊसिस्ट बना लेता है, जो कि होती है डिप्लॉइड। ऊसिस्ट के अंदर एक बार तो होती है मियोसिस, जिससे कि भाई वो डिप्लॉइड से क्या बन जाए, हैप्लॉइड। कौन, स्पोरोजोइट। हैप्लॉइड बन गया, उसके ऊपर बहुत सारी माइटोसिस होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं यार। स्पोरोजोइट तो डेवलपमेंट होने के बाद बनेंगे, उसके बाद वो सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं उसके, और डेवलप करते रहते हैं, और फिर वो स्पोरोजोइट का रिलीज हो जाता है बाद में। तो बेसिकली इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है ना, वो हैप्लॉइड होती है। अब तुम कहोगे यार मेल या फिर फीमेल ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज तो हो गई स्पोरोजोइट, मलेरियल प्रोटोजोन की ना, बट इंसेक्ट के लिए क्या होगी, मस्कीटो के लिए क्या होगी, मच्छर के लिए क्या होगी। मच्छर के लिए है गैमेटोसाइट्स। ठीक है, गैमेटोसाइट्स आर द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मस्कीटो। यार अब अपने वैसे तो ये मैंने पार सारे पढ़ा दिया तुम्हें, ये बिल्कुल सारा समझा दिया सारा। अब तुम तो बेसिकली रीडिंग लगाओगे ना, जब भी समझ में आ जाए कितना बच गया यार, अभी तो काफ़ी बचा है। कर लें क्या, ऐसे नहीं यार, ऐसे समझ नहीं आएंगे करने। अभी मलेरिया ख़त्म करते हैं सिर्फ अपन, है ना। इसको भी मैं रीडिंग लगाऊंगा, है ना। और
पहले मैं इसको बोर बता देता हूँ, है ना, ठीक है, सारा समझ ही लो तुम। स्पोरोगोनी होती है, ऊसिस्ट होता है ना, उसे तो बताई थी, मियोसिस हो जाती है क्योंकि हैप्लॉइड बनने 4 बनने से बहुत सारे होते हैं, माइटोसिस होती है, सही बात है। इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमंस के लिए, स्पोरोजोइट में इन्फेक्टिव स्टेज होती है मस्कीटो के लिए। कौन सी पता, कौन सी? गैमेटोसाइट्स की डायग्नोसिस होती है कौन से टेस्ट से? जीबीपी टेस्ट से, ग्रॉस ब्लड पिक्चर टेस्ट से, या फिर मलेरियल पैरासाइट टेस्ट से, ठीक है। माइक्रोस्पोर का ऑब्जर्वेशन किया जाता है मलेरियल पैरासाइट का ह्यूमन आरबीसी के अंदर। और हाँ, इसकी एक हिडन फेज कौन सी होती है मलेरिया की? सोचो सोचो सोचो, ध्यान सोचो, जब भाई छुपा रहे। सोचो यार, लीवर में चला गया, लीवर में कहाँ से ढूंढोगे? लीवर थोड़ी बाहर निकाल के देखेंगे डॉक्टर, लीवर के एक सेल को थोड़ी निकालेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब तो ब्लड में भी जा रहा तो नंबर पहले बढ़ाता है या अपना लीवर में। तो ये होती है इसकी हिडन फेज, ओके। और इसका ट्रीटमेंट में जो एंटी मलेरियल ड्रग्स ली जाती हैं, अब तुम ड्रग्स क्या बोल दिया भैया, ड्रग्स, अरे फैमिलियर हो जाओ, बायो के स्टूडेंट हो। ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग जो पहला है क्विनीन, QUININE, क्विनीन। अब ये तुम याद रख लो या ना रख लो, ये नीट पर्पज से आउट का हो गया कि ये सिनकोना ट्री की बाग से मिलता है। बार्क वो होती है बाहर, देखा हो तो तुमने, वो नीम के पेड़ पे, नीम के नहीं, वो कौन सा पेड़ होता है, शीशम के पेड़ पे बाहर लगी नहीं रहती, पेड़ों के बाहर वो गंदी सी, ऐसे अपन एक सिंपल देसी भाषा में बोलते, वो गंदी सी खाल दिखती है अपन को, है ना, वो, है ना, ठीक है। और दूसरा है क्लोरोक्वीन, जिसे अपन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी बोलते हैं, जो कि अमेरिका को दी थी, इंडिया ने नहीं देता तो क्या करता, देनी पड़ती भाई। अब इसके प्रिवेंशन मेजर क्या है कि भाई डिस्ट्रक्शन कर दो वेक्टर्स का, है ना, केमिकल कंट्रोल करो इंसेक्टिसाइड डाल के, या फिर एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है मस्कीटो का। गेम्बूसिया नाम की जो लार्वेशियस फिश होती है ना, जो कि इनके मस्कीटो के लार्वास को ही खा जाती हैं, है ना, लार्वेशियस फिश, ये बहुत काम आती हैं, ठीक है। और पेशेंट जो है ना इसका, भाई पेशेंट से पेशेंट में फैलता है ये तो। पेशेंट को काटा अच्छे मस्कीटो ने, वो भी बेकार हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो भाई बच के रखो ऐसे पेशेंट्स को, मस्कीटो नेट में रखना चाहिए। वर्ल्ड मलेरिया डे कब आता है? इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन आता है, आया था एक बार नीट में, हाँ नीट में नहीं आया था, AIPMT में आया था। अपने ये तो नीट ही है ना। वर्ल्ड मलेरिया डे, इवोल्यूशन, चेंज कंसिस्टेंट है, और कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, चलो, है ना। तो मलेरिया तो पढ़ा दूंगा मैं आज तुम्हें, और कुछ नहीं पढ़ाऊँ, है ना, बता रहा हूँ मैं, तुम सुन रहे हो ना, सुनते रहो, अच्छी बात है। मलेरिया डे कब आता है कमेंट सेक्शन में बताना, वरना मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो के लास्ट में तो बताऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में तुम भी बता दो, है ना। देख के मत बताना यार, चीटिंग कर दोगे, पता चला 20 सेकंड आगे करा, देखा मैं नहीं बता रहा, अगले वाले में बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं, फिर तुम पकड़ लोगे, अभी लिख दो कमेंट सेक्शन में, ऐसे नहीं यार, नेट पे मत देखना, नहीं पता तो लिख देना साफ कमेंट सेक्शन में, नहीं पता, हमें नहीं पता। क्या होगा, कौन तुम्हारा नाम जान रहा है, ये तो यूट्यूब है, सोशल प्लेटफॉर्म है, कौन सी तुम्हें शक्ल आ रही, कौन तुम्हें बदनाम कर देगा। और कमेंट बंद कर दूंगा मैं अगर कोई किसी को तंग करेगा तो। अब एक एक वर्ड है, कोटिडियन मलेरिया, ये देख लो यार, QUOTIDIAN, कोटिडियन मलेरिया, ये सारा इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, जल्दी बन जाएगी, पढ़ लो, खुद को भी कह रहा हूँ पढ़ ले। कोटिडियन मलेरिया के अंदर, अब अब तुम्हें पता है प्लाज्मोडियम करता है कोज मलेरिया को, मलेरिया प्रोटोजोन जो होता है प्लाज्मोडियम होता है ना। और प्लाज्मोडियम की 4 वैरायटी होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को तो जो मलेरिया करता है उसे बोलते हैं बेनिग्टर्शियन मलेरिया, लिख लेना ये, तुम खुद भी लिख लो, है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एरो डाल के, बेनिग्टर्शन, BENIGN, बेनिग TRTIAN, बेनिग्टर्शन मलेरिया, फिर वाइवेक्स मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो कोज करता है वो होता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया, माइल्ड MILD, माइल्ड, हल्का, टर्शियन मलेरिया, फिर ओवेल मलेरिया, OVALE, ओवेल मलेरिया। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी, वो करती है क्वार्टन मलेरिया, है ना। प्लाज्मोडियम MALARIAE, प्लाज्मोडियम मलेरी, वो कोस करती है क्वार्टर्न मलेरिया। अब भाई बारे इन सब के डॉन की खतरनाक, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इसके नाम लिख लो भाई, इम्पोर्टेंट, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, यहाँ पे लिख रखा है शायद,
हाँ ये रहा ना, ये प्लाज्मा फेल्सिपेरम, ये कौन कौन से करता है। अब तुम ब्लैक डेथ याद हो तो किस में पढ़ा था, ब्लैक डेथ किस में पढ़ा था याद करो, भूल गए, कोई बात नहीं। ब्लैक डेथ था प्लेग। अभी आगे बताऊंगा, दम दम फीवर, कालाजर, लीशमेनियासिस, लीशमेनिया दोनों मना ही करता है ना, उसको भी ब्लैक फीवर बोलते हैं। अब ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम से होने वाले मलेरिया को, ठीक है। क्या है इसको और नाम लिख लो भाई तुम जल्दी जल्दी, बहनों भाइयों और उनके प्यारे पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्ते। मोस्ट फेटल मलेरिया होता है ये, है ना, इसको लिख लो तुम, एस टी ओ टेमना, एस्टियोटेमनल मलेरिया। समझना तुम, ध्यान समझना, सब समझ जाओगे। सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल मलेरिया, एंड मैलिग्नेंट मलेरिया, एंड आपको बे लिखो आए जा रहे हो यार, पर इम्पोर्टेंट है यार, कंपटीशन ही क्या, जहाँ पे तुम्हें जोर आने लग जाए ना लिखने में, मतलब हाँ भाई अब नहीं हो रहा, कंपटीशन वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जो चीज़ याद करनी है भाई, कंपटीशन है यार, खुद सोचो ना, काफ़ी बच्चे याद करेंगे लेकिन जब सिलेबस वास्ट होगा, सिलेबस बड़ा होगा, याद करने में दिक्कत आएगी, सभी याद नहीं कर पाएंगे, तो जब ही तो छटते हैं बच्चे। और बायो तो 360 मार्क्स की आती है। तो नीट का मैं थोड़ा बताता हूँ तुम लोगों को और बोर्ड वालों को, है ना, और जो नीट एस्पिरेंट है वो 20-30 सेकंड आगे स्किप कर देना, है ना। तो पता है 360 मार्क्स की आती है बायो, 180 मार्क्स की आती है फिजिक्स, 180 मार्क्स की आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 11 12 की केमिस्ट्री आती है ना, थोड़े थोड़े हार्ड लेवल पे। फिजिक्स के अंदर भी वही सेम टू सेम, और बायो के अंदर भी सेम टू सेम। बायो के अंदर सेम टू सेम क्या है, बायो के अंदर एनसीईआरटी के टिप टू टिप रहता था पहले, लेकिन अब जैसे इसको अपन उसके अंडर आ गया ना, ये एनटीए के अंदर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर आ गया अपना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट के फुल फॉर्म, है ना। तो यार अब क्वेश्चन थोड़े बाहर से भी दे देता है वो, तो अपन तो सारे कवर करा के चलते हैं, कोई कुछ भी ना छूटे। लेकिन चिंता मत करो, ये अगर तुमने कर लिया ना, इससे बाहर नहीं है कुछ भी, तो करो, पहली बार करो, ऐसा करो दुनिया देखे, ठीक है। तो यार आज तो इतना ही कराएंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा एक और मैंने तुम्हें बताया था, इसको फेल्सिफेरम मलेरिया बोलते हैं, ठीक है, लिख लिया ना, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम मोस्ट फेटल मलेरिया, सबसे खतरनाक, याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, QUOTIDIAN, ये इन सब में नहीं है, इस भाई अलग लिख लेना तुम, अलग से। कोटिडियन मलेरिया, ये क्या है, ये कौन सा मलेरिया है, अब तुम कहोगे यार, सेरिब्रोस्पाइनल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, फैल्सीपेरम मलेरिया, क्वार्टरन मलेरिया, मिल टर्शन मलेरिया, बेनिंग टर्शन मलेरिया, वाइवेक्स मलेरिया, ओवेल मलेरिया। मच्छी मार्केट है क्या यार इतना सारे मलेरिया का हर जगह ही मच्छी मार्केट तरह भाई साहब। बेनिंग टर्शन मलेरिया, ओवेल मलेरिया, माइल्ड टर्शन मलेरिया, ले लो कौन सा मलेरिया लोगे ऐसे थोड़ी ना होता है ना, एक एंटरटेनमेंट था हंसाने के लिए ना। चलो, तो कोटिडिन मलेरिया ना अलग है, ये इन पार्ट्स के अंदर नहीं आता, ना ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आता है, ना ही प्लाज्मोडियम मलेरिया में आता है, ना ही प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम में आता है, ना ही प्लाज्मोडियम ओवेल में आता है, ठीक है। इसमें 3 ही लिख रखी है शायद। तो कोटिडिन मलेरिया तुम ढूंढना, और मैं अगले पार्ट पक्का बताऊंगा। और यार लाइक मत करो, बेसिक व्यूज़ कर तो बस देख ही लो, बहुत है मेरे लिए तो। बाय, चलो चलते हैं। और आते जाते जाते मैं तुम्हें यही कहूँगा यार, नेवर गिव अप, कभी उम्मीद मत छोड़ो। क्या है ना, उम्मीद छोड़े क्या करोगे यार, उम्मीद ही तो है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। कोटिडिन मलेरिया सुन ही लो यार, तुम फिर नेट पे सर्च करोगे, फिर यूट्यूब पर देखने लग जाओगे, टाइम पास करोगे। अब यूट्यूब सीधा बंद करके रीडिंग लगा लेना यहाँ तक की सारी, है ना, और जो नोटबुक के नोट्स है वो पढ़ लेना, पहले कह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है मेरी बहनों, है ना, ठीक है।
नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, दादी जी को मेरा प्रणाम। कोटिडियन मलेरिया वो मलेरिया होता है जो कि कोज किया जाता है ड्यू टू द साइमल्टेनियस इन्फेक्शन ऑफ मोर देन वन स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मान लो तीनों तरीके की स्पीशीज के स्पोरोजाइट्स ने अटैक कर दिया, तीनों टाइप के स्पीशीज के स्पोरोजाइट्स जो थे वो प्रेजेंट थे एक मच्छर के अंदर, है ना, मच्छर। अगली बार बढ़िया वाला बनाऊंगा, मेरे को आता है अच्छा वाला। चलो अच्छा वाला ही बना देता हूँ ना तुम्हारे लिए। छोड़ो यार, क्या टाइम पास करना है ना। तो मेन मकसद की बात सुनो। जब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ के प्लाज्मोडियम का अटैक हो जाता है और वो मलेरिया कोज करते हैं, तो उसका जो पैटर्न होता है ना वो इरेगुलर पैटर्न होता है, क्योंकि अब भाई वाइवैक्स ने अटैक कर दिया, अब ओवेल का पैरोक्सिज्म हो गया, मलेरिया का पैरोक्सिज्म हो गया, फैल्सिपेरम का पैरोक्सिज्म हो गया, और वाइवैक्स का पैरोक्सिज्म हो गया। तो ऐसे है ना, तो ये होता है कोटिडियन मलेरिया। और अब इरेगुलर पैटर्न से कैरेक्टराइज किया जाता है इसको। अच्छा, अभी लजा जाते ये और बता बता देता हूँ। टर्म मलेरिया को किसने किसने दिया? मैक्यूलॉक, मैक्यूलॉक, मैक्यूलो। और अब ये क्या, तुम क्या करना, 2 पेज फाड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ। पिन पेज है ना, या फिर कॉपी के लास्ट से है ना एक पेज बना लो, उस पे ये सारे लिखते जाओ, वो एक साथ रहेंगे तुम्हारे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी सबके। यार गोल्डन नोट्स हो जाएंगे वो, मतलब इम्पोर्टेंट वाले। टाइम बहुत हो रहा है ना, चलो पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मस्त रहो। जिसको जो करना है वो करेगा, मेरे के ना कहने से वो नहीं करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा यार, पढ़ो, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, अच्छी बात है। 12th के साथ सिलेक्शन लो, डॉक्टर ही और कुछ नहीं है बन ना। सकते। चलो स्टे मोटिवेटेड। चलो अब मैं बकवास करूँगा, हटा सकते हो तुम। और कोई मेरा वो प्यारा अपना भाई तो मत हटाओ यार। चलिए फिर भी चलते हैं यार, बस वो टाइम हो गया ना। बाय, गुड नाइट, सी यू।